नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 8 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी लेनी है तो 856488053096960689 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम पे तो अब हमने जो पेड वाली पीडीएफ है उसकी पिक्स भी देना चालू कर दिया। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज आप लोग लिख कर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे 3 चैनल हैं, ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और जो है ओनली यूपीएससी डेडिकेटेड चैनल है यूपीएससी के लिए, जहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स पेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। देखिए, टॉपिक्स और जो है हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो दोनों एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सॉलिसिटर जनरल, ठीक। अब इससे रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे सिलेबस के हिसाब से क्या हमें क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से, वो उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। चाइना को अभी सर्टिफाई कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने क्या कि मलेरिया फ्री हो गया है। क्या कंडीशन होती हैं, कैसे किया, सारी चीज़ जानेंगे। लैम्डा संस्करण, ठीक, कोविड का जो है लैम्डा संस्करण जो है अभी न्यूज़ में है काफ़ी, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक, तो चिंता का कारण है। और अगला जो है ये प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। देखिए क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। अब इसको पढ़ के नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या चीज़ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और देखिए, राजस्थान में अभी क्या है कि टाइगर रिजर्व एक नया बना और उसको जोड़ते हुए क्या है, और 2 को जोड़ते हुए 3 टाइगर रिजर्व के बीच में टाइगर कॉरिडोर होगा। जैसे इंसानों के लिए रोडें और ये रेलवे होती है ना, वैसे ही जो हमारे प्राकृतिक जीव जंतु हैं उनकी भी अपनी रोडें और टाइगर कॉरिडोर इस टाइप के होते हैं, जिसको वो लोग नेचुरली हमेशा बहुत मतलब सैकड़ों सालों से फॉलो करते आए हैं। टाइगर कॉरिडोर होता है, एलिफेंट कॉरिडोर होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा कि भारत का महाअधिवक्ता, ठीक। हमारा देखिए वैसे महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होते हैं आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक, लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल जो है, महाअधिवक्ता जो है, ये अटॉर्नी जनरल को तो असिस्ट करते हैं, ठीक। और साथ ही साथ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपका एक रूल्स है आपका 1972 वाला, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है सॉलिसिटर जनरल को, तो इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय है, ठीक। संवैधानिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय कौन सा है, अटॉर्नी जनरल है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि जो एक आप लोग ने सुना होगा नाम, जिन्होंने ममता बनर्जी को अभी हराया था चुनाव में, तो वो बीजेपी में है, ठीक। और अधिकारी जी करके नाम है, शुवेंदु अधिकारी, ठीक, बीजेपी के एमएलए हैं ये। और अभी क्या हो रहा था कि सॉलिसिटर जनरल के यहाँ शुवेंदु अधिकारी जी पहुंच गए मिलने के लिए, तो यहाँ पे टीएमसी वाले जो है ममता जी की जो पार्टी है उनके लोग कई लोग जो है पहुंच गए किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, रामनाथ कोविंद जी के पास। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ एक नारद टेप केस चल रहा है, ठीक, उसमें शुवेंदु अधिकारी जी जो है एक अभियुक्त है, ठीक, उनके ऊपर इल्जाम है काफ़ी सारे, और वो केस चल रहा है और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जी जो हैं, जिनका नाम है तुषार मेहता, ठीक, तो वो उनके यहाँ जो है शुवेंदु अधिकारी जी मिलने जाते हैं, जो कि इस समय ठीक नहीं है। कुछ पार्शियलिटी हो सकती है उस केस में, सरकार का पक्ष रख रहे हैं तुषार मेहता और ये शुवेंदु अधिकारी जी उनके यहाँ जाते हैं, तो कुछ जो है गड़बड़ी हो सकती है, ठीक। और ये एक तरीके से टीएमसी वालों ने क्या डिमांड करी राष्ट्रपति जी से कि इनको, तुषार मेहता जी को, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, अभी इनको निकाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनसे मिलकर जो मीटिंग करी है इसकी वजह से क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है और ग्रॉस इम्प्रॉपरिटी करी है, यानी कि आपराधिक कदाचार किया है और घोर अनुचित किया है। तो ये है पूरा खेल। और इसके बाद तो यही सारी चीज़ें हैं, नादर टेप केस वाली बात है, और कलकत्ता हाई कोर्ट में सीबीआई, आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और जो तुषार मेहता जी जो है सॉलिसिटर जनरल जी, वो सीबीआई की तरफ से इन केसेस में गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे हैं। तो अब अगर कोई जो अभियुक्त है वो उनके यहाँ जाता है, चुपके से मीटिंग करता है, तो ये क्या चीज़ है, ठीक। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जी ने ये कहा कि वो मेरे यहाँ मिलने जरूर रहे थे शुवेंदु अधिकारी जी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, तो कुछ बात ही नहीं हुई।
तो जब मीटिंग ही नहीं हुई तो आप क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? ठीक, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली बात है। आगे क्या है कि तुषार मेहता जी ने बता दिया कि हमने तो मिलने से मना कर दिया। और सॉलिसिटर जनरल क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, ये अधीनस्थ आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल जो महान्यायवादी होते हैं उनके अंतर्गत, और ये सेकंड लॉ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसी तरीके से एडवोकेट जनरल होता है, वो कहाँ पर होते हैं, वो किसी राज्य में होते हैं, स्टेट में होते हैं, स्टेट के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और वो आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत बनते हैं। तो वो भी एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ पर ये सॉलिसिटर जनरल जो है, ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं, ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को। और सॉलिसिटर जनरल को भी एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं काम में। ठीक, ये सारी बात है। और ये आपका यूनियन ऑफ इंडिया का एक लॉ, मतलब रूल है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। ठीक, जो सरकार ने बनाया, उसका नाम है लॉ ऑफिसर्स टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स 1972। इसके अंतर्गत जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो आते हैं, तो ये एक जो क्या हुए, स्टैट्यूटरी बॉडी हुए। आपका सॉलिसिटर जनरल को 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट करते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। ठीक, तो अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पे समझने वाली बात है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो है इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब इसको चेयर करेंगे, यहाँ से जाएगा अप्रूवल, फिर अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट तो आपके जो है एड एंड एडवाइस पे कौन काम करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो यहाँ से अप्रूवल जाता है। ड्यूटीज़ देखिए वही सारी हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होती हैं। 1987 जो ये वाला लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज है, पहले वाला कौन सा था, यहाँ पर आपका लॉ ऑफिसर्स टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स था 1972 वाला। यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस है। ठीक, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कंडीशन ऑफ सर्विस है। और 1987 इसके अंतर्गत वही बताया, लीगल मैटर्स पे जो है सरकार का पक्ष रखते हैं, सरकार की तरफ से जाते हैं टाइम टू टाइम, जब भी कोई केस आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कहीं पे भी कोई भी सूट रिट और जो है सरकार के खिलाफ अगर की जाएगी, तो ये सरकार की तरफ से रहते हैं और ये सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत, जिसमें प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगता है किसी चीज में कि भैया बताओ लॉ को इंटरप्रेट करके क्या होना चाहिए, तो उस केस पे सॉलिसिटर जनरल, अगर मान लिया अटॉर्नी जनरल नहीं है तो उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया, ये वाली बात है। और ये अपना जो है फंक्शन करते हैं लॉ ऑफिसर के तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको जो है जो भी बताया जाता है वो यहाँ पे उनको करना होता है। ठीक, पहली बात। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि चीन को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया, मतलब सर्टिफाई कर दिया गया है। अब ये 70 साल के बाद हुआ है और मॉस्किटो बॉर्न डिसीज जो है अब वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताना है कि मॉस्किटो किससे होता है। ठीक, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगी से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, पैरासाइट से होता है, किससे होता है? ठीक, पराजीवी से। तो आप लोगों को बताना है। ये चाइना का जो है 40वां टेरिटरी जो है अभी ये बन गया है चाइना दुनिया में, जो कि मलेरिया फ्री है, और उसको सर्टिफाई किया है किसने, WHO ने। ठीक, अभी रिसेंटली उन्होंने एल सल्वाडोर का भी अभी पढ़ा था, याद है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक, तो वहां पे अभी हुआ था, इससे पहले अब चाइना हो गया, 40वां देश है। इससे पहले अल्जीरिया, अर्जेंटीना, पैराग्वा, उज्बेकिस्तान, ये सारे हुए थे। अब देखिए यहाँ पे मैं ये मैप देख रहा था और इसमें फिर मैंने सोचा क्या चीज़ आप लोग को समझाई जाए, तो यहाँ पे जो मेन रिवर्स हैं, ठीक, उनको मैंने देखा, समझा, और एक बड़ी अलग से एक चीज़ नज़र आई कि देखिए मेन रिवर्स कौन कौन सी। एक तो देखिए ये जा रही है आपका ये है इरादवे, ठीक, और ये है स्वालिन, ठीक है, देखिए साल्वीन है, सॉरी, ये इरादवे हो गया, साल्वीन हो गए, मेकोंग हो गई, जीजियांग हो गई, आपकी यांगते रिवर हो गई, ठीक, आपका ब्रह्मपुत्रा, आपका गैंजेस यानी कि गंगा, इंडस हो गया आपका। देखिए यहाँ पर जो है कजाकिस्तान में कौन सी है, अर्टिस हो गई, ओब, येनेसे, लीना, ये सब रशिया में हो गई। ठीक, येलो रिवर आपका चाइना में, और ये देखिए चाइना और आपका रशिया को जो बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री रिवर, उसका नाम है अमूर। ठीक, तो ये सारी चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, इतना बड़ा देश यहाँ बीच में मंगोलिया, और इसमें कोई भी बड़ी रिवर नहीं दिख रही होगी आपको, बीच में कहीं दिख रही है? तो ये चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान देनी चाहिए थोड़ी सी। चाइना जो है कि इसका क्यों, कैसे भैया ये सफलता इनको मिली, इनकी क्या वो है, तो इसमें देखिए कई सारे केसेस, हर साल 3 करोड़ केसेस आते थे 1940 के दशक में। ठीक, लेकिन जो है फिर उन्होंने 4 साल लगातार जो है कोई भी, लेकिन अभी क्या सिस्टम है कि 4 साल से कोई भी इंडिजिनस यानी स्वदेशी केस मलेरिया का इनके यहाँ नहीं आया। अच्छा, रूल क्या है कि 3 साल अगर नहीं आता है कहीं पे भी स्वदेशी केस, मतलब बाहर से कोई आ जाए
मतलब बाहर कोई गया था वहाँ से वो आके उसको मलेरिया हुआ तो बात अलग है, नहीं तो स्वदेशी केस अगर नहीं आता है तो वो फिर जाके WHO में कह सकता है कि भैया हमको अब मलेरिया फ्री घोषित कर दो, हमने बहुत मेहनत करी है। तो ये काफ़ी इनकी सक्सेस के पीछे हार्ड एंड और मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, वही सारी चीज़ें बातें हैं। सब तरीके से सब जगहों से सब ने मेहनत करी है तब ये हुआ है। और इन्होंने देखिए इनका क्या है चाइना में कि बेसिक हेल्थ जो है, ठीक, पब्लिक हेल्थ जो है सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसीलिए जो डायग्नोसिस और जो है ट्रीटमेंट ये अच्छे से बढ़िया से जल्दी से, और उसका इन्होंने एक रूल बनाया है 137, अभी बताऊंगा वो, ठीक, जिसकी वजह से इनको जो है सफलता काफ़ी मिली है। तो इस चीज़ को जैसे ये मलेरिया फ्री हो गए तो 137 जो रूल है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ गया, तो बाकी लोग भी इसको इमिटेट और या फिर अपने आप ही जो है लागू कर सकते हैं। इफेक्टिव जो है मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन किया था, बहुक्षेत्रीय सहयोग हुआ प्रभावी, तभी ये सक्सेस मिली है। 2010 में जो है 13 मिनिस्ट्री ने चाइना की मिलके जो है मलेरिया को जो है पूरा एंड करने की बात करी थी। और जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंस, रिसर्च, सब लोग, मतलब ये कि है ना समन्वय बैठा के काम किया जाए, मिलजुल के काम किया जाए तो कोई भी बड़ा जो है मुश्किल से मुश्किल बड़ा काम भी जो है आसान किया जा सकता है। 137 स्ट्रेटजी, ये मलेरिया को हटाने के लिए चाइना की तरफ से स्ट्रेटजी थी। A1 का मतलब यह है कि एक दिन में देखो डेडलाइन है हेल्थ फैसिलिटीज वालों के लिए कि भैया निदान करो, आपका मलेरिया का डायग्नोसिस करो, ठीक, जब तक तीसरा दिन खत्म हो, ठीक, 3 आ गया, तब तक अथॉरिटीज को ये बता देना है कि भैया कंफर्म करें केस को और कितना रिस्क है कि ये स्प्रेड कितना क्या हो सकता है। और फिर 7 दिन के अंदर उन लोग को ये करना होता है कि अप्रोप्रिएट मेजर्स लो, जो भी आवश्यकता अनुसार जो भी मेजर्स हो सकते हैं उनको लो और इसका स्प्रेड भी खत्म करो डिजीज का, ठीक। इस अनाउंसमेंट के बाद में अब चाइना जो है कई सारी ग्रोइंग नंबर ऑफ कंट्रीज में हो गया, जुड़ गया, जहाँ पे मलेरिया फ्री जो है फ्यूचर हो गया है, ठीक है। और हु कैन अप्लाई, जिसको जहाँ पर एटलीस्ट 3 साल, कम से कम 3 साल तक कोई भी इंडिजिनियस केस ना आया हो, तो WHO में जाके वो प्रमाण ले सकता है कि मलेरिया फ्री स्टेटस हो गया है, हमको दे दिया जाए। और इसमें जो है काफ़ी रिगरस एविडेंस देने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 साल नहीं हुआ, आपने बोला उन्होंने दे दिया प्रमाण, वो आपको बताना पड़ेगा, साक्ष्य देने पड़ेंगे, सब कुछ। और आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हमारे पास अब ये क्षमता है कि अभी तक तो नहीं हुआ 3 साल, एटलीस्ट आगे भी ये ऐसी क्षमता है कि हम जो जो ट्रांसमिशन है, इसका संक्रमण है, उसको रोकने में जो है पूरे हमारे पास काबिलियत है, क्षमता है, सारी चीज़ें हैं, ठीक। तब जाके जो है ये आपका मलेरिया फ्री वाला स्टेटस मिलेगा WHO के द्वारा। WHO क्या है, 7 अप्रैल 1948 को आया था, जिनेवा में हेडक्वार्टर है और इसमें यही है कि हाईएस्ट पॉसिबल लेवल का हेल्थ जो है सबको प्रोवाइड करना है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लैम्डा संस्करण का चिंता का कारण है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको जोड़ा गया। दूसरा क्या होता है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है खतरनाक अगर देखा है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है, तभी चिंता इसमें हो रही है। अब देखिए डेल्टा वेरिएंट जो है ऐसा नहीं कि अभी भी आया, ये पहले पिछले साल से ही है, लेकिन अब इसकी जो है मतलब ट्रांसमिशन करना, संक्रमण करना बढ़ गया बहुत तेजी से। और ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये कई सारी जो कोरोना वायरस वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्फेक्शन में इनमें काफ़ी राइज हुआ है। लैम्डा जो है एक इंक्रीजिंगली जो है ये साइंटिस्ट इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या इसका थ्रेट हो सकता है, कैसे कैसे इसमें जो है हम इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक। जून 14 को अभी WHO ने ये कहा था कि लैम्डा वेरिएंट है और इसका फॉर्मल नाम जो है वो C.37 है और ये 7th न्यूएस्ट वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। उस समय बताया था 14 जून को, ठीक, 7वां जो है। अच्छा, लैम्डा जो होता है वो किसका जो है वो होता है, सिंबल होता है वेवलेंथ का होता है, ध्यान रखना है, ठीक। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन हुआ ये। और यहाँ पे ट्रांसमिशन जो है लैम्डा का काफ़ी तेजी से, मतलब इसमें बढ़ रहा, 25 कंट्रियों से ज़्यादा में पाया जा चुका है और इसकी ट्रांसमिशन तेज़ी से बढ़ रही है ओरिजिनल जो वायरस था अगर उसके कंपेयर करेंगे तो। और अभी ये जो है इस्टेब्लिश नहीं किया गया, पता नहीं है कि कितना इस पर जो है आगे ये और ज़्यादा संक्रमण बढ़ सकता है, कैसे क्या ये इफेक्ट डालेगा, अभी इतनी स्टडीज़ हुई नहीं है इस पर, ठीक। और ये डोमिनेंट वेरिएंट है कहाँ पर ये अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है, ये पेरू में, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है, चिली में भी है, पेरू के साथ में जुड़ी हुई कंट्री है चिली, ठीक। जरूर उसको मैप बुक में देखिएगा। लैम्डा वेरिएंट जो है अभी इंडियन पॉपुलेशन में नहीं देखा गया है, अभी यूके में और यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा गया है ये। और ये पहली बार जो है पिछले साल ही देख लिया गया था, अगस्त के महीने में। और ये पेरू में ये बिलीव किया जाता है कि ये वहाँ से पेरू से ही ओरिजिनेट हुआ है और 80% जो भी वहाँ पे है लोग हैं उसमें 80% जो है आपके लैम्डा से ही जो है इन्फेक्टेड हैं।
और ये डोमिनेंट जो है चिली में भी काफ़ी डोमिनेंट है। अभी इस साल के मार्च के अंत तक जो है ये 25 कंट्री से ज़्यादा जगह डिटेक्ट किया जा चुका है। हालांकि इसके नंबर जो है काफ़ी कम है, ऐसा नहीं कि कंट्री तो काफ़ी जगह फैल गया लेकिन नंबर्स कम है। जैसे कि यूके के एग्जाम्पल देखा है तो 6 पीपल मिले हैं खाली, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये देखा गया है। ठीक, अगर हमें क्या इससे संबंधित जो है क्या हमें चिंता करनी चाहिए, वरी होना चाहिए कि लैम्डा के बारे में, तो देखा है तो लैम्डा वेरिएंट जो है अभी इंडिया में तो नहीं पाया गया है और नेबरिंग कंट्रीज में भी। एशिया में सिर्फ इजराइल में पाया गया, देखा गया है ये। और कई सारी कंट्रीज यूरोप और जहाँ से जो है जहाँ से इंडिया में लोग ट्रेवल करते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, तो वहाँ पे ये है। तो अब हमें थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि वहाँ से लोग जो आ रहे हैं वापस, तो वो लोग तो नहीं इसको लेके चले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखिए वेरिएंट्स तो कई सारे हो सकते हैं, ठीक, लेकिन जो वैक्सीनेशन हमने किया है या वैक्सीन हमारे पास जो है, अगर वो वैक्सीन जो है इन वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज कर दे, खत्म कर दे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप में चेंजेस ऐसे, ये जेनेटिकल चेंजेस या फिर म्यूटेशन ऐसा ले आए कि भैया ये वैक्सीन को भी, जो भी उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर एंटीबॉडीज को भी अगर बाईपास कर दे, तो फिर भैया दिक्कत है। ठीक, तो इसलिए जो है हमें लगातार कम्युनिटी लेवल पे और जो है इस पे देखते रहना चाहिए कि कैसे कैसे क्या ये म्यूटेट कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो भैया आपकी अपनी वैक्सीन में भी कुछ चेंजेस करके इसको भी न्यूट्रलाइज कर सके, ऐसा कुछ बना लें। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। और इसका मतलब ये है कि कंट्री जो इंडिया है ये स्टिल जो है अभी सेकेंड वेव से तो रिकवर हो नहीं पाई है, तो हमें इसके ऊपर जो है ध्यान रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए, निगरानी रखनी चाहिए। ठीक, अगला जो टॉपिक है ये पढ़ के नहीं समझ में आया होगा आपको कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। अब देखिए क्या कंटेक्स्ट है, क्या संदर्भ है। जो हमारा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन जो विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPPIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है। इसने अभी एक इशू किया है ऑर्डर, और ऑर्डर के जरिए इन्होंने अपॉइंट किए, नियुक्ति करी है एक एडवाइजरी जो सलाह देगी कमिटी का। कमिटी किस पर बैठाई गई है आपकी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी भी नहीं समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, तो अब समझ लेते हैं। इसका प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ये एम करता है कि जो डिजिटल मोनोपोलीज हैं, तो ये अभी कमेटी बताएगी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो डिजिटल मोनोपोलीज हैं, जैसे कि कई सारे अगर सोशल मीडिया में बात की जाए तो फेसबुक हो गया, ठीक, व्हाट्सएप हो गया, ये सब मोनोपोली हैं, एकाधिकार चल रहा है इनका अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। गूगल हो गया, ठीक, एप्पल हो गया, एप्पल तो खैर इतना डिजिटली नहीं है, लेकिन मतलब फेसबुक और ये सारे तो ही हैं। ठीक, तो जैसे नेटफ्लिक्स है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, शेयर है, तो एकाधिकार है। तो उन लोगों के बीच में एकाधिकार ना हो डिजिटली, तो अभी ये एडवाइजरी कमेटी मांगी गई है जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को चेक करेगी, और अगर इस तरीके कोई एकाधिकार मोनोपोली कर रहा है तो उसको रोका जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, और ये एक स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ जो ई-कॉमर्स प्रोसेसेस हैं, ठीक, उनको ओपन सोर्स बनाने के लिए। आप समझो ई-कॉमर्स क्या हो गया, अमेजोन, ठीक, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ठीक, तो ये सारे जो है आपके मेन जो है ई-कॉमर्स प्रोसेस है, तो इनको ओपन सोर्स बनाना है। ओपन सोर्स मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने बोला था कि कोविन जो हमारा वैक्सीन एप्लीकेशन है वैक्सीन प्रोवाइड करने की, उसके कोड को, यानी कि जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, उसको हम ओपन सोर्स कर दें, कोई भी आए यूज़ कर सकता है उसको उठा के, और अपने यहाँ जो है ढालते हुए, अनुकूल बनाते हुए, एडजस्ट करते हुए अपना जो है यूज़ कर सकता है। तो उसी तरीके से ई-कॉमर्स के जो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उसको भी ओपन सोर्स बनाना चाहते हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए ताकि सभी जो जितने भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं सब लोग उसको यूज़ कर सके। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ये कई सारे ऑनलाइन रिटेलर्स जो हैं, अब किसी का एकाधिकार हो गया तो मान लीजिए उसने कह दिया कि हम तुमको रखेंगे नहीं अपने यहाँ, तो क्या कर लोगे आप। तो इसलिए ओपन सोर्स बनाना जरूरी है। वो कौन से ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो एक्सपेक्ट करी जा रही हैं कि ओपन सोर्स कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक, वाणिज्य या फिर व्यवसाय। तो ये जो है आपका इसमें ये कहा जाए तो ऑपरेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं,
जैसे कि कई सारे जो बेचने वाले बिक्री करने वाले जो लोग हैं वो उस पर आसानी से आ सकें। ठीक, ओपन प्लेटफॉर्म बन जाएगा जब इसे वेंडर की डिस्कवरी हो सके कि भैया आराम से देख सको कौन लोग हैं जो इसको जो है बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। प्राइस की डिस्कवरी भी कैसे प्रक्रिया प्राइस की डिस्कवरी होती है। कोई मान लीजिए चीज़ जो है अमेज़ॉन पे सस्ती क्यों मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे महंगी क्यों मिल रही है, या फिर जियो मार्ट पे क्यों सस्ती मिल रही है, तो कैसे उसका प्राइस मेंशन किया जाता है, बनाया जाता है, कैसे उसका प्राइस निर्धारित किया जाता है, इसको जो है प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट अलग होना चाहिए, किचन का अलग होना चाहिए, वेजिटेबल्स का अलग होना चाहिए। इन सब का जो भी कोडिंग वोडिंग है उसको ओपन सोर्स बनाना है, उसी तरीके से जैसे हमने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को बनाया है। यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंटरफेस क्या है? आपका एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने ये बनाया है, जिसके अंतर्गत आपने अभी देखा होगा भीम ऐप, ठीक, फोन पे, ठीक, तो ये सब लोग इसको यूज़ करते हैं। कई सारे जो एग्जीक्यूटिव है ई कॉमर्स कंपनी वाले, उन्होंने कहा है कि अगर ये हो गया तो भैया लार्ज ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। और ये एक तरीके से जो है, जो टेक्नोलॉजी है और जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनके ऑपरेशंस को जो है थोड़ा सा जो है प्रभाव डालेंगी। ठीक, इसमें कहा है जिनके पास संचालन, जिनके पास मतलब कौन से लार्ज ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट वाले, जिनके पास संचालन के इन खंडों के लिए स्वामित्व प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी तैनात हैं, तो भैया वही लोग अब यूज़ कर पा रहे थे, अब सबके पास आ जाएगा तो दिक्कत तो उन्हीं लोग को होगी ना जिसके पास पहले से था और अब सबके पास हो गया है। तो ये वाली चीज़ है। मेंबर जो एडवाइजरी काउंसिल के हैं, जिसको बनाया गया है DPIIT के द्वारा, वो कौन कौन है? देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके बारे में कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, CEO रह चुके, और ट्राई के भी चेयरमैन रह चुके आपके RS शर्मा जी हैं, इन्फोसिस के नंदन नीलेकनी जी हैं, और आपके जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है चेयरमैन अनिल जैनुल भाई हैं, अवाना कैपिटल के आपका अंजलि बंसल जी हैं, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन को फाउंडर अरविंद गुप्ता जी हैं, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भी मैंने बताया था ना कि UPI को किया है, उसके दिलीप आसबे जी हैं। NSDL आपका हो गया, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, ई गवर्नेंस के MD सुरेश सेठी जी, और ये सारे सारे इसमें जो है काउंसिल में रखे गए हैं ताकि ई कॉमर्स का जो है एकाधिकार, डिजिटली जो एकाधिकार है उसको खत्म किया जा सके। ठीक, अच्छा, इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोसेस होता है, अगर ओपन सोर्स आ गया तो उसका कोड जो है सभी लोग स्टेप वाइज जो है प्रक्रिया को फॉलो करके सभी लोग फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, पुनः वितरण कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अनुसार। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल के आईफोन पे भी इसको जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एप्पल का जो आईफोन होता है उसमें iOS होता है, वैसे ही गूगल का जो होता है वो एंड्रॉयड होता है। अब एंड्रॉयड जो है वो ओपन सोर्स है, कोई भी जाके थोड़ा बहुत उसको चेंजेस करके अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है। ठीक, जैसे आपने OnePlus का फ़ोन देखा होगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है। ठीक, आपका ऑक्सीजन OS बोलते हैं, वैसे सैमसंग का आपका One OS बोलते हैं, वैसे Xiaomi का अलग होता है। तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, उसका यूज़ करते, मतलब जो आप एक तरीके से समझ लो कि ढांचा उन्हीं का रहता है, बस उस पर जो है ऊपर से स्क्रीन थोड़ी सी अलग चेंज करते हुए उसको बना लेते हैं। लेकिन वहीं एप्पल वाला जो है iOS, वो क्लोज सोर्स है, उसमें सब लोग नहीं, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसीलिए उसको ज़्यादा सेफ भी माना जाता है कि कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, तो ज़्यादा सिक्योर भी है। तो खैर, तो ये वाली चीज़ें हैं, और ये डिफरेंस करने के लिए मैंने आपको बताया है। खाली ये Xiaomi और OnePlus के मैंने एग्जाम्पल दे दिए। ONDC जो है आपका ओपन नेटवर्क वाला, डिजिटल कॉमर्स वाला, वो आपका कार्यान्वित किया जाएगा, मैंडेट करेगा कि ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो ऑपरेट करें यूजिंग द सेम प्रोसेसेस। ऐसा नहीं कि वो कुछ चेंज वेंज कर लें, जो वो यूज़ कर रहे हैं प्रक्रिया वहीं बाकी सब लोग भी यूज़ करें। ठीक, और ये एक ह्यूज बूस्टर्स होगा जितने भी छोटे ऑनलाइन जो है रिटेलर्स हैं उनके लिए, और नए लोग जो आना चाहते हैं। और इन द ऑर्डर फॉर्मिंग द काउंसिल, जब ये एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई तो यहाँ पे DPIIT ने नोट किया कि इसका एम जो है वो यही है कि ओपन नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाए, ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट और स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जो है कोई भी हो, उस पर सभी लोग को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सब लोग जो है एक समान आके जो है कार्य कर सके, सब लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। ठीक, ONDC जो है ये इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भैया ये डिजिटाइज कर देगा एंटायर वैल्यू चेन को। ठीक, मतलब कुछ भी जो है सामान वान है सब कुछ सारा को डिजिटाइज हो जाए, ताकि आसानी हो, सप्लायर हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, वैल्यू कंज्यूमर्स हो, सब लोग जो है डिजिटली जुड़ जाएं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के काफ़ी चीज़ें इधर आ रही हैं डिजिटली। OTT प्लेटफॉर्म पे जो है उसको डिजिटल किया जा रहा है, TV वाले को डिजिटल किया जा रहा है।
ठीक, तो इसलिए ये वाली चीज़ें पूछ सकता है। ठीक, थोड़ा इसलिए डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि राजस्थान में टाइगर रिजर्व बनाए को जोड़ेगा टाइगर कॉरिडोर। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो नेचुरल जो है एरिना में नेचुरल प्लेसेस पे कई सालों से, सैकड़ों सालों से जो है, जैसे हाथी का है तो जैसे एक जगह उसने खा लिया मान लीजिए पूरा घास वास जो भी है, तो वो वहाँ छोड़ के एक उनके अपने ही जो है हाईवे होते हैं, कॉरिडोर होते हैं, जहाँ से वो हमेशा ट्रेवल करते रहें और फिर दूसरे के जाते हैं, वहाँ खाते हैं, जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो वापस यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे चलता है। तो वैसे टाइगर भी करते हैं कई सारे, ठीक, और अलग अलग जानवर भी करते हैं, जीव जंतु करते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, राजस्थान में एक नया जो है सेंचुरी बनाई गई जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। ठीक, अभयारण्य है, ये नया बनाया गया है। तो जब ये बना दिया गया तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम 2 और टाइगर रिजर्व को जोड़ने के लिए टाइगर यानी कि टोटल 3 जो टाइगर रिजर्व है उनको कनेक्ट करेंगे टाइगर कॉरिडोर से। अच्छा, टाइगर कॉरिडोर बना देंगे तो इससे एक चीज़ ये होगी, मान लीजिए ये टाइगर कॉरिडोर था, ये था टाइगर रिजर्व था, ये टाइगर रिजर्व था, और एक यहाँ से मान लीजिए ये तीसरा हो गया, तो अब यहाँ पे कई सारे विलेजेस आते होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता होगा। ठीक, शेरनी अभी पिक्चर आई थी, उसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है मवेशी खा जा रहा है टाइगर जो है, क्योंकि हम लोग उनके जो है एरिया में जाके वो घुस रहे हैं, वो नहीं हमारे में आ रहे हैं, वो कभी अपना जंगल छोड़ के गई नहीं। हम लोग जंगल को काट काट के उसको एग्रीकल्चर उसको जो है वो सब करते हैं। हालांकि जंगलों में कई सारी जो हमारे लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो कई सालों से रहते रहे, लेकिन उनका कभी वो सब जानते थे, वो सब बिल्कुल अच्छे से रहते थे। ठीक, जैसे आप लोग को पता होगा कि लायन जो अपना गिर फॉरेस्ट में है, तो वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है मालधारी, कुछ ऐसे नाम है। ठीक, एक बार कंफर्म करके बताइएगा। तो वो लोग अभी भी रहते हैं, वो लोग लायन का संरक्षण भी करते हैं, तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है विलेजेस हैं। अब जैसे रणथंभौर है, इनमें से एक तो हो गया रामगढ़ विषधारी हो गया, दूसरा रणथंभौर है टाइगर रिजर्व, एक और है। तो रणथंभौर वाले में क्या है कि ओवर टाइगर पॉपुलेशन हो गई है, जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो है टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो क्या होता है कि टाइगर रहता भी अकेला ही है, कहते हैं ना ये इस शेर का इलाका वाली बात है। तो वो जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, वहाँ नहीं रह पा रहा, तो अपना टाइगर कॉरिडोर से होते हुए दूसरे का चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ अगर ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो यहाँ से आउट होते हुए तो ये कुछ यहाँ चले जाए तो बैलेंस हो जाए, तीनों जगह एक बराबर हो जाए, ये वाली चीज़ है। 10 टाइगर यहाँ पे हैं, इसकी बजाय अगर यहाँ पे 3-3-3-3-3-4 हो जाए, इस तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ेगा, माधोपुर, कोटा और बूंदी को। ठीक, सवाई माधोपुर। अब देखिए इसमें और कौन कौन से, रणथंभौर हो गया और रामगढ़ विषधारी हो गया और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हो गया। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में भी जो है जिसका नाम है जवाहर सागर सेंचुरी, वो जोड़ा जाएगा। ये देखिए कोर एरिया है आपका जो है। और अच्छा, कोर एरिया में क्या होता है कि कुछ कुछ रिसर्च ही हो सकता है और कुछ वहाँ पे जो छेड़छाड़ नहीं की जाती है। फिर कोर एरिया के बाहर जो होता है क्या होता है, आपका बफर जोन होता है, फिर आप ट्रांजिशनल जोन होता है, बफर होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ट्रांजिशनल जोन होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग का हस्तक्षेप हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कम, और सबसे कम यहाँ पर हो ही नहीं सकता, ये वाली बात है एक तरीके से। फॉरेस्ट कंपार्टमेंट डाइवर्टेड, माइनिंग लीज और ये सब यहाँ पे डाइवर्ट कर दी गई। ये बफर जोन है आपका, ये तीनों को जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 विलेज के लोगों को जो है रिलोकेट किया जाएगा। टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है रणथंभौर में, इसलिए जो है काफ़ी यहाँ पे एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ह्यूमन एनिमल, तो इसलिए उनको हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे टाइगर जो है कई सारे, रामगढ़ विषधारी जो टाइगर सेंचुरी है डिमार्क करी गई है अभी, तो वहाँ पे कई सालों से ये जाते आते रहते थे रणथंभौर तक, तो अब उनको जो है एक रास्ता बना दिया जाए ताकि उनका भी अच्छे से संरक्षण हो सके और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्योंकि क्या होता है यार, जब विलेज वालों के पास कोई चारा नहीं बचता तो उनकी मजबूरी होती है वो जो है जहर दे के डंडे से मार देते हैं यार। डंडे से मतलब 200-500 लोग आगे कैसे बच पाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जला वला भी देते हैं, देखा है मैंने काफ़ी, बहुत ही मतलब कुछ कह नहीं सकते, उन जो है विलेजेस की भी मजबूरी है, क्या करें। तो ये वाली चीज़, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, टाइगर रणथंभौर वाला जो है सवाई माधोपुर, और मुकुंदरा टाइगर हिल जो है कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। रणथंभौर के बारे में, अब इन तीनों के बारे में अलग अलग जान लेते हैं ताकि मान लीजिए पूछ ले अलग अलग तो समझ में आएगा। रणथंभौर राजस्थान में है और नॉर्थ में इसके जो है उत्तर, अगर रणथंभौर है तो उत्तर में इसके बनास रिवर चलती है, और के जो है दक्षिण में आपका चंबल रिवर चलती है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था, पहले ये सवाई माधोपुर गेम के नाम से जाना जाता था 1955 में, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आ गया 1973 में, और फिर नेशनल पार्क 180 में बन गया 1984 में। जो इसके आसपास के जो कुछ फॉरेस्ट थे जैसे सवाई मानसिंह सेंचुरी और केला देवी
सेंचुरी अब उनको जोड़ दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया पहले तो, फिर उसके बाद 1992 में जो टाइगर रिजर्व था उसको भी इंक्लूड कर दिया गया, केला देवी सेंचुरी नॉर्थ में और सवाई मानसिंह जो है सेंचुरी साउथ में। ठीक, तो रणथंभौर का एरिया बढ़ गया। आगे जो है मुकंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में समझ लेते हैं। ये जो है 760 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो है इसका एरिया। 2004 में जो है इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, दर्रा नेशनल चंबल सेंचुरी और जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको जो इस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद ये लोकेटेड कहाँ है, काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वहाँ पे ये लोकेटेड है। काफ़ी ड्राई मतलब शुष्क रहता है यहाँ पे एरिया। ईस्टर्न बैंक जो है चंबल रिवर का, ठीक, चंबल रिवर जैसे ये जा रही तो इसका जो ईस्टर्न बैंक है यहाँ पे रहता है, उसकी ट्यूबिलिटी भी टच करती हैं आपका मुकंदरा टाइगर रिजर्व को। अगला जो है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, ये बफर है रणथंभौर नेशनल पार्क का और ये काफ़ी फेमस है अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए आपका रणथंभौर। और ये 45 किलोमीटर जो है आपका बूंदी नैनवा रोड से दूर है और 252 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स इसका एरिया है। और ये काफ़ी जैव विविधता जो है यहाँ पे काफ़ी रिच है और ये कई सारे यहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। और हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कॉमन गाइस विषय। इसमें प्रीलिम से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए हम लोग जानते हैं। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से संबंधित जो है फॉल्स स्टेटमेंट आप लोग को बताना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी जो लिमिट्स है आपका हिमालयन तराई फॉरेस्ट का, ठीक, वहाँ पे पाया जाता है। देखो होता क्या है, अगर आप इसको देखो तो जैसे ये पहाड़ है, फिर आप इसके ऐसे से नीचे जाओगे तो यहाँ पे ये भाबर बोला जाता है। फिर जैसे ही ये आपका प्लेन्स पे जुड़ रहा है, ठीक है ना, ये एरिया जो पहाड़ और जो ये प्लेन्स मैदानी क्षेत्र को जोड़ता है तो यहाँ पे होता है तराई एरिया। फिर रिवर जब इससे बन जाती है तो रिवर का देखिए, मान लीजिए अगर ये रिवर जा रही है, ठीक, इसको अगर ऐसे देखें साइड से, ये रिवर जा रही है अगर, तो क्या होता है कि जो एक तो बांगर होता है जहाँ पे पानी कभी पहुँचता नहीं है और एक होता है खादर, ठीक, जो कि जो है उस रिवर का फ्लड प्लेन्स होता है, तो वो जो है सबसे नीचे होता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो भाबर पहले हो गया, फिर तराई हो गया, फिर आपका जो है बांगर हो गया, फिर खादर हो गया। ठीक, तो ये BTBK करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, गैंजेटिक प्लेन, यहाँ पे बायोजियोग्राफिकल जोन होता है। और ये भाबर और तराई ट्रैक का जो है इसको जोड़ के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। इसको बनता है मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, बस यही वाला गलत है और पूछा भी क्या गया है, गलत गया। तो सिली मिस्टेक ना करते हुए ओनली 3 ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, C ऑप्शन। ठीक, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और ये अभी इसमें जो है संरक्षण चालू किया गया है वल्चर्स का। 150 करीब बर्ड्स जो है अभी देखी गई थी, तो अब इसको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है। वल्चर्स एक जो है आपके नेचुरली स्कैवेंजर्स होते हैं, जो भी बची कुची चीज़ें हैं किसी जानवरों के मृत होने के बाद से, तो जैसे मवेशी हो गए इन सबको, तो उनको खा के नेचुरली एक तरीके से इसको साफ करते हैं ये। तो ये इनका काफ़ी अच्छा, बहुत ही बढ़िया रोल है, निश रोल है एक, जो मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखने में, पर्यावरण को जो है बनाए रखने में। ठीक, तो ये फूड वेब है, इकोसिस्टम है, इसमें सब लोग एक बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं और जैव वाले फैक्टर्स वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक, और इसमें देखिए भारत में, या फिर वैसे देखा जाए तो वल्चर्स की, हाँ भारत में जो स्पेशीज पाई जाती हैं वल्चर्स की, गिद्धों की, वो 9 हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है इन सभी की IUCN की रेड लिस्ट में क्या अभी इनकी जो है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन कौन से हैं। जैसे आपका स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, ओरिएंटेड, ये सब जो है आपके, ओरिएंटेड तो नहीं, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और रेड, ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये सारे जो हैं तीनों ये आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, एक बार मुझे कंफर्म करके आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। 9 प्रजातियां कौन कौन सी, ओरिएंटल वाइट, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, आपका जो है रेड हेडेड, इजिप्शियन बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, सेनरस और यूरेशियन ग्रिफॉन। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा UPSC और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन। इंडो पैसिफिक बिजनेस जो समिट हुआ है अभी 2021 वाला, ये 6 जुलाई से 8 जुलाई हुआ। ठीक, सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा तो जरूर कर लोगे, नहीं पढ़ा तो कंफ्यूज होगे क्योंकि फैक्चुअल वाला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट ये है कि इस समिट को जो है ऑर्गेनाइज जो कराया वो किसने कराया, आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, और पार्टनरशिप करी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने।
ठीक, तो ये भी ठीक लग रहा है। इसमें जो है 21 देशों ने पार्टिसिपेट किया इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 में। ठीक, तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ये समिट का फोकस ही यही था कि कैसे इंडिया और जो अलग और भी जो कंट्री हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, वो कैसे बूस्ट कर सकती हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक साझेदारी को कैसे बूस्ट कर सकती हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज ऑफ, ठीक, मतलब कैसे सहयोग करें एक दूसरे का, स्थायी रूप से समुद्र के रिसोर्सेज को स्थायी तरीके से यूज करें। ऐसा नहीं है कि एक बार में सब खत्म कर दिया फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, धीरे धीरे करिए, यूज करिए ताकि सस्टेनेबल हो सके। ठीक, और फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, भविष्य में कैसे आर्थिक विकास किया जाए, ये वाली बात है। इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो है ये पहला एडिशन था, ध्यान रखो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोदी जी ने जो है लास्ट टाइम इंडो पैसिफिक जो है ये IPOI को लॉन्च किया था 4 नवंबर 2019 में। ये एक ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड, ऐसा नहीं कि इसको जो है कोई संधि उंधी है, और ये खुला मतलब है इनिशिएटिव है सारी कंट्रीज के लिए कि आइए साथ में काम करें, साथ में कोलैबोरेट करें, सहयोग करें, सहकारी वो सोल्यूशन निकालें कॉमन चैलेंजेस जो कि रीजन में आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता है चाइना है, साउथ चाइना सी और इन सब में, और भारत को घेर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, उसको भी निपटना है। ठीक, तो इसी के साथ में आज अच्छा ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक जो है इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया मिलके एक संस्था मतलब वो बनाई है, एक फोरम टाइप का बनाया है, उसका क्या नाम है आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक का बटन तोड़ डालिए, शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ डालिए, ताकि हमारा जो ये सेशन है, जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सिलेक्शन कराना है, ये इसमें हम लोग कामयाब हो सकें। मोटिवेशन है यार हमारे लिए, कर दो, फ्री है बिल्कुल, लाइक करना इंपॉर्टेंट है। कमेंट आंसर्स का जरूर करिए ताकि पता चले आप लोग की ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए लेते हैं आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।